हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं 100 MCQs। ठीक है, मैराथन क्लास रहेगी हमारी 100 MCQs की, जो कि MCQs हेल्पफुल रहेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, जो कि DSSS भी है, गुजरात वाला है, जम्मू कश्मीर वाला है। जितने भी ये जो स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम है सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं ये 100 MCQs। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, बट स्टिल कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ एस्पायरेंट्स के बैच से, जो कि आपको प्रोवाइड करवा रहा है इंडिविजुअल टॉपिक के टेस्ट सीरीज़। अब आपको इंडिविजुअल टॉपिक्स की जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके क्वेश्चंस के लिए इधर उधर भागने की नीड नहीं है, क्योंकि जो अपना एस्पायरेंट्स ऐप है वो आपके लिए लेके आया है रेडियोग्राफर की टेस्ट सीरीज़, जिसके अंदर आपको ईजिली अवेलेबल होंगे सारे टॉपिक्स के पर्टिकुलर MCQs। ठीक है, पूरा सिलेबस कवर कर रहा है ये टेस्ट सीरीज़, तो आप बिल्कुल अपना एस्पायरेंट से जुड़ना ना भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल है, लिंक पे क्लिक करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे और कोर्स को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारी क्लास का आज पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी से हमने शुरू किया है। व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन डोज इन SI सिस्टम। SI सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन डोज, ठीक है, यूनिट क्या होती है एब्जॉर्ब रेडिएशन डोज की? रोंजन, रेड, ग्रे या फिर साइवर्ट। तो एब्जॉर्ब डोज का मतलब होता क्या है? रेडिएशन एनर्जी का अमाउंट जो यूनिट मास ऑफ टिश्यू या फिर जो मटेरियल है वो एब्जॉर्ब करता है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ग्रे, एंड 1 ग्रे इज इक्वल टू 1 जूल पर kg। ठीक है, रोंजन की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपोजर की ओल्ड यूनिट है ये, मेनली एयर आयनाइजेशन के लिए। रेड की अगर मैं बात करूँ तो एब्जॉर्ब डोज की ओल्ड यूनिट है ये, ना कि SI यूनिट है। और साइवर्ट की हम बात करें तो ये इक्विवेलेंट और अफेक्टिव डोज की SI यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फिलामेंट ऑफ अ स्टैंडर्ड एक्सरे ट्यूब इज प्राइमरीली मेड अप ऑफ। जो एक्सरे ट्यूब का फिलामेंट है वो इनमें से कौन से मटेरियल से मिलके बना हुआ होता है? कॉपर, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम या फिर लेड। तो जब हम बात करते हैं फिलामेंट की, तो फिलामेंट किसका पार्ट है? सबसे पहले एक्सरे ट्यूब के अंदर क्या होते हैं? कैथोड एंड एनोड दो पार्ट होते हैं, जिसमें जो कैथोड है उसके दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और फोकसिंग कप। तो जो फिलामेंट है वो कैथोड का पार्ट है, इसका मेन फंक्शन है थर्मायनिक इमिशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का होता है। क्यों होता है भाई टंगस्टन का? अच्छा, एक बात और कि हो सकता है मैं क्लास में सब कुछ लिख ना पाऊँ। क्यों? क्योंकि लिखना जो है वो टाइम का जो टाइम है क्लास का वो एक्सटेंड करता जाएगा, तो ये फोकस करना मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, मैं बोलने में ऑलमोस्ट सब एक्सप्लेन करती जाती हूँ। ठीक है, तो जो टंगस्टन है वो क्यों हम यूज़ करते हैं एज अ फिलामेंट? बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज ऑलमोस्ट 3370 डिग्री सेल्सियस, हाई थर्माइनिक इमिशन कैपेबिलिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हीटिंग को टॉलरेट कर सकता है अच्छे से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लाइन फोकस प्रिंसिपल इन एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब के अंदर जो हम लाइन फोकस प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं उसका मेन फंक्शन क्या है? ट्यूब हीटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना, स्मॉल इफेक्टिव फोकल स्पॉट प्रोवाइड करवाना, लार्ज एक्चुअल फोकल स्पॉट को मेंटेन रखते हुए स्कैटर रेडिएशन रिड्यूस करना, या फिर ओवरऑल एक्सपोजर टाइम को इंक्रीज करना। तो लाइन फोकस प्रिंसिपल का पर्पस क्या है? लार्ज एक्चुअल फोकल स्पॉट प्लस स्मॉल इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। लार्ज एक्चुअल फोकल स्पॉट किस लिए भाई? क्योंकि ये क्या करेगा? हीट को ये क्या करेगा? हीट को लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, हीट को लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और जो स्मॉल अफेक्टिव फोकल स्पॉट है वो क्या करेगा? ये बेटर स्पेशियल रिजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which phenomenon causes the intensity of the X-ray beam to be higher on the cathode side than on the anode side? कौन सा phenomenon है जिसके अंदर एक्सरे बीम की जो इंटेंसिटी है वो कैथोड साइड की तरफ ज़्यादा रहती है एनोड साइड के कंपैरिजन में? हील अफेक्ट, ब्रिमस्टन अफेक्ट, कॉम्पटन अफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट? तो भाई बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका आंसर? हील अफेक्ट। ठीक है,
एनोड हील इफेक्ट के कारण एक्सरे बीम की इंटेंसिटी कैथोड साइड पे ज़्यादा होती है एनोड साइड से। इसका रीज़न क्या हो जाता है, एनोड में जनरेटेड एक्सरेज को टारगेट मटेरियल से एग्जिट करते वक्त डिफरेंट पाथले ट्रेवल करनी पड़ती है। एनोड साइड की फोटोन ज़्यादा एब्जॉर्प्शन फेस करती है, देयरफॉर कैथोड साइड हैज़ हायर इंटेंसिटी एंड एनोड साइड हैज़ लोअर इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन। जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की एनर्जी है वो प्राइमरीली किस पे डिपेंड करती है, फिलामेंट करंट, ट्यूब वोल्टेज, टारगेट मटेरियल एटॉमिक नंबर या फिर एक्सपोजर ड्यूरेशन। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे तब प्रोड्यूस होता है जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन उस फ्रीक्वेंसी को फिल करता है। तो फोटोन की एनर्जी डिपेंड किस पे करेगी, डिफरेंस बिटवीन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द टू शेल। बाइंडिंग एनर्जीज आर डिटरमाइंड प्राइमरीली बाय द एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द टारगेट मटेरियल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, टारगेट मटेरियल एटॉमिक नंबर। तो जो टारगेट मटेरियल है उससे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एनर्जी, जो टारगेट मटेरियल है उससे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की जो एनर्जी है वो उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन इंटरेक्शन विथ मैटर इज प्रीडोमिनेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रास्ट इन डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी। कौन से टाइप का रेडिएशन इंटरेक्शन है मैटर के साथ जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेगा किसके लिए, जो डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी में जो कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए, कॉम्पटन स्कैटरिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन या फिर फोटो डिसइंटीग्रेशन। तो देखो जो डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफिक इमेज कॉन्ट्रास्ट है वो लार्जली किस वजह से होता है, फ्रॉम डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज बाय टिश्यू। तो फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रांगली इसमें, क्योंकि जो डिफरेंट टिश्यूज और मटेरियल है डिफरेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन एंड सो इट्स सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट कन्वर्ट्स एसी पावर टू डीसी पावर इन एन एक्सरे जनरेटर सर्किट। एक्सरे जनरेटर सर्किट के अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि एसी को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है, हाई टेंशन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर या फिलामेंट ट्रांसफार्मर। तो बिल्कुल भाई जो रेक्टिफायर है वही ये करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एक्सरे ट्यूब को यूनिडायरेक्शनल करंट की रिक्वायरमेंट होती है थ्रू द ट्यूब, तो रेक्टिफायर हम यूज़ करते हैं जो कि एसी को डीसी में बदल देता है। रेक्टिफायर जो है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज़ करता है जैसे कि डायोड्स वगैरह, जिससे जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ थर्मायनिक इमिशन अकर्स एट द। जो थर्मायनिक इमिशन का प्रोसेस है वो कहाँ होता है, एनोड टारगेट पे, फोकसिंग कप, कैथोड फिलामेंट, बक्की ग्रिड या फिर कॉलीमेटर लाइट। तो थर्मायनिक इमिशन होता क्या है, हीटिंग के कारण मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन। एक्सरे ट्यूब में जो कैथोड फिलामेंट है वो हीट होगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। फिर फोकसिंग कप इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट करेगा एनोड की तरफ, फोकसिंग कप इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, फोकस्ड करेगा टारगेट एनोड की तरफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फोकसिंग कप कैथोड फिलामेंट। फिलामेंट थर्मायनिक इमिशन करता है, स्ट्रिक्टली इमिशन फिलामेंट से होती है, ठीक है। इमिशन जो है वो फिलामेंट से ही हो रहा है, फोकसिंग कप इलेक्ट्रॉन्स को फोकस कर रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज द टारगेट इन मॉडर्न मैमोग्राफी एक्सरे ट्यूब। कौन सा मटेरियल है जो कि हम मोस्ट कॉमनली यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न मैमोग्राफी एक्सरे ट्यूब में एज द टारगेट, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, रेडियम, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो अगर मैं बात करूँ मैमोग्राफी में, तो मैमोग्राफी के अंदर लो एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हमें चाहिए होती है, क्योंकि जो ब्रेस्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट है वो हमें इंप्रूव करना होता है। तो जो कॉमन टारगेट मटेरियल्स है वो कौन से यूज़ होते हैं, मोलिब्डेनम और रेडियम, ठीक है। मॉडर्न सिस्टम्स में टंगस्टन टारगेट भी यूज़ होता है, स्पेशली विथ एप्रोप्रिएट फिल्ट्रेशन, बट अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन मोलिब्डेनम, रोडियम इज द इंटेंडेड कन्वेंशनल आंसर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडिड फिल्ट्रेशन इन एक्सरे बीम। एक्सरे बीम के अंदर जो हम एडिड फिल्ट्रेशन यूज़ कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, इमेज कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करना, रिमूव लो एनर्जी फोटोन्स टू लोअर पेशेंट स्किन डोज, रिड्यूस एक्सपोजर टाइम, शार्पन स्पैचर रिजोल्यूशन। तो देखो एक्सरे बीम के अंदर जो कुछ फोटोन्स है वो लो एनर्जी के होते हैं। ये जो फोटोन्स है वो पेशेंट के सुपरफिशियल टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इमेज फॉर्मेशन में यूजफुल कंट्रीब्यूशन बहुत कम देते हैं और पेशेंट डोज इंक्रीज कर देते हैं। तो एडिड फिल्ट्रेशन इन फोटोन्स को रिमूव करती है, तो देयरफॉर फिल्ट्रेशन लो एनर्जी फोटोन रिमूव करेगी, बीम बिकम हार्डर और जो अननेसेसरी पेशेंट स्किन डोज है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम जनरेटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन नियर अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड। जो कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम जनरेट होती है वो कब जनरेट होती है? जब इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो जाएंगे न्यूक्लियस के पास। तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन, दूसरा है ब्रेमस्लंग रेडिएशन, तीसरा है कोहेरेंट स्कैटरिंग, चौथा है ऑगर रेडिएशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेमस्लंग रेडिएशन। ऐसे ही क्या होती है? ब्रेमस्लंग रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन होगी नियर द न्यूक्लियस, जो कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम जनरेटेड होगा, इट इज कॉल्ड ब्रेमस्लंग रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ट्रांसफॉर्मर कंट्रोल अलाउज फाइन एडजस्टमेंट ऑफ द वोल्टेज सप्लाई टू द प्राइमरी साइड ऑफ द मेन ट्रांसफॉर्मर? कौन सा ट्रांसफॉर्मर है जो कि कंट्रोल करता है फाइन एडजस्टमेंट ऑफ द वोल्टेज सप्लाइड, जो कहाँ पे सप्लाई हो रहा है? प्राइमरी साइड ऑफ मेन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप या फिलामेंट? तो देखो, जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है वो एक्सरे जनरेटर में इनकमिंग वोल्टेज को एडजस्ट करता है। इसका मेन पर्पस है केवीपी सिलेक्शन या फिर कंट्रोल करना। तो बेसिक सीक्वेंस क्या हो गया? एसी सप्लाई हुआ, ऑटो ट्रांसफॉर्मर आया, उसने फिर टाइमर आया, हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर आया, देन रेक्टिफाई, देन एक्सरे ट्यूब। ये बेसिक सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में सिंगल कंटिन्यूस वाइंडिंग होती है जिसमें डिफरेंट पॉइंट टैप से वोल्टेज सेलेक्ट किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हील इफेक्ट इज मोर, अच्छा ये मैं बता ही देती हूँ कि बेसिक सीक्वेंस क्या होता है। देखो, एसी सप्लाई, देन ऑटो ट्रांसफॉर्मर होगा जो क्या करेगा? केवीपी सिलेक्शन, केवीपी कंट्रोल, देन टाइमर लगा हुआ होगा, देन हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, फिर रेक्टिफायर लगा हुआ होगा जो हमने देखा किस लिए? एसी डीसी के लिए, एंड देन एक्सरे ट्यूब, ठीक है। फिर वो एक्सरे ट्यूब पे जाएगा, ऐसे होगा, इस तरीके से जाएगा, यहाँ से आया, फिर ये पूरे उसमें गया, फिर एट लास्ट एक्सरे ट्यूब पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हील इफेक्ट इज मोस्ट प्रोनाउंस व्हेन यूजिंग। हील इफेक्ट सबसे ज़्यादा हमें कब दिखाई देगा? जब हम लार्ज टारगेट एंगल यूज़ करेंगे और लार्ज फील्ड साइज, स्मॉल टारगेट एंगल एंड शॉर्ट सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, हाई केवीपी एंड हाई एमएस, या फिर लॉन्ग सोर्स टू इमेज डिस्टेंस एंड स्मॉल फील्ड साइज। तो देखो, जो हील इफेक्ट है वो क्या होता है? एक्सरे इंटेंसिटी जब हमें कैथोड साइड पे ज़्यादा दिखाई देगी एंड एनोड साइड पे कम, तो हील इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होता है विथ स्मॉल एनोड, ठीक है, स्मॉल एनोड टारगेट एंगल, लार्ज फील्ड साइज एंड शॉर्ट सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्मॉल एनोड टारगेट एंगल एंड शॉर्ट सोर्स टू इमेज डिस्टेंस एंड लार्ज फील्ड साइज। तो ऑप्शन नंबर बी कंपैटिबल है इसके लिए, ठीक है। देखो, स्मॉल टारगेट एंगल क्या करता है? फोटोन्स ट्रेवलिंग टुवर्ड्स एनोड साइड पास थ्रू अ ग्रेटर थिकनेस ऑफ टारगेट मटेरियल, तो ग्रेटर एब्जॉर्प्शन होगा। शॉर्ट एसआईडी क्यों? beam divergence variation across field becomes more significant. Next question है the unit of equivalent and effective dose in the SI system is। SI system की अगर मैं बात करूँ तो जो यूनिट है इक्विवेलेंट और अफेक्टिव डोज की वो क्या है? दैट इज साइवर्ट, ठीक है, साइवर्ट होती है इनकी एसआई यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हीट स्टोरेज कैपेसिटी यूनिट टिपिकली यूज फॉर एक्सरे ट्यूब एनोड। एक्सरे ट्यूब एनोड के लिए जो हीट स्टोरेज कैपेसिटी की यूनिट है वो हम क्या यूज़ करते हैं? तो देखो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जूल्स और हीट यूनिट, वॉट, एम्पेयर या फिर वोल्ट। तो बिल्कुल जूल्स और हीट यूनिट। एक्सरे ट्यूब में इलेक्ट्रॉन एनर्जी का मोर देन 99% अप्रॉक्सीमेटली हीट में कन्वर्ट होता है। ट्यूब एनोड की हीट कैपेसिटी कॉमनली हीट यूनिट में हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। फॉर अ सिंगल फेज जनरेटर हीट यूनिट KVB इंटू MA इंटू टाइम, ठीक है। तो सिंस जो MAS है वो ही क्या होता है? MA इंटू टाइम, तो हम क्या कर देते हैं? KVP इंटू MAS, ठीक है। और फॉर जनरेट, ये तो हम सिंगल फेज की बात कर रहे हैं, और फॉर जनरेटर विद डिफरेंट वेव फॉर्म्स करेक्शन फैक्टर्स हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज यूज्ड एज एन एडिटिव इन टंगस्टन टारगेट एनोड्स टू प्रिवेंट
थर्मल क्रैकिंग, ठीक है। हम कौन सा एलिमेंट यूज़ करेंगे एज एन एडिटिव टंगस्टन टारगेट एनोड के अंदर, जो एनोड है जो कि टंगस्टन टारगेट का बना हुआ है, उसमें एज एन एडिटिव हम क्या यूज़ करेंगे थर्मल क्रैकिंग को प्रिवेंट करने के लिए? कॉपर, रेनियम, लेड, कार्बन। तो देखो एक्स-रे ट्यूब टारगेट जनरली टंगस्टन बेस्ड होता है, तो रेनियम को टंगस्टन के साथ अलॉय किया जा सकता है, किस लिए? मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, रेजिस्टेंस थ्रू थर्मल स्ट्रेस, रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग, ड्यूरेबिलिटी ड्यूरिंग रिपीटेड हीटिंग और कूलिंग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, रेनियम, ठीक है। टंगस्टन रेनियम अलॉय इम्प्रूव्स टारगेट ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकसिंग कप इन एन एक्सरे कैथोड कैरीज अ चार्ज दैट इज, जो फोकसिंग कप है एक्सरे कैथोड के अंदर वो कौन सा चार्ज कैरी करता है? पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव, ऑल्टरनेटिव। तो देखो कैथोड में फिलामेंट इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है, फोकसिंग कप इलेक्ट्रॉन्स को नैरो बीम में फोकस करता है। फोकसिंग कप जनरली नेगेटिव चार्ज ही होता है सिंस इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड का ही पार्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 3 फेज 12 पल्स एक्सरे जनरेटर द वोल्टेज रिपल इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? 3 फेज 12 पल्स एक्सरे जनरेटर के अंदर वोल्टेज रिपल क्या होगा अप्रोक्सीमेटली? तो देखो वोल्टेज रिपल का मतलब क्या हो जाता है? मीन्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज के बीच वेरिएशन, ठीक है। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज के बीच में कितना वेरिएशन आ सकता है। लो अगर रिपल कम है दैट मीन मोर कॉन्स्टेंट ट्यूब वोल्टेज, मोर एफिशिएंट एक्सरे प्रोडक्शन। तो इस केस के अंदर कितना आ सकता है? 3 to 4%। सिंगल फेज के अंदर 100% हो सकता है, 3 फेज 6 पल्स के अंदर 13 to 14%, 3 फेज 12 पल्स के अंदर 3 to 4%, और जो हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर्स के अंदर है जो कि नॉर्मली पूछा जाता है, इनफैक्ट पूछा भी गया है, तो हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर कितना होता है? 1% और लेस, ठीक है। होता क्या है वोल्टेज रिपल? मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज के बीच का वेरिएशन कितना आ सकता है। तो हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर कितना होता है रिपल फैक्टर? 1% और लेस। सिंगल फेज के अंदर 100%, 3 फेज 6 पल्स के अंदर 13 to 14%, 3 फेज 12 पल्स के अंदर 3 to 4% और हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर 1% और लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पैरामीटर प्राइमरीली कंट्रोल्स द क्वांटिटी ऑफ एक्सरे फोटोन्स प्रोड्यूस। कौन सा पैरामीटर है जो कि प्राइमरीली कंट्रोल करेगा किसको? जो क्वांटिटी है एक्सरे फोटोन्स की। तो क्वांटिटी के लिए कौन सा फैक्टर आ जाता है भाई? केवीपी, एमएस, फिल्ट्रेशन या ग्रिड रेशियो। तो भाई एमएस प्राइमरी कंट्रोल द नंबर और क्वांटिटी ऑफ एक्सरे फोटोन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पैरामीटर प्राइमरीली कंट्रोल्स द क्वालिटी और पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द एक्सरे बीम। तो अगर मैं बात करूं पेनिट्रेटिंग पावर की या फिर क्वालिटी की, तो इसके लिए कौन सा हो जाता है? केवीपी, ठीक है, दैट इज किलो वोल्टेज पीक। ये डिटरमाइन करता है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट एंड देयरफॉर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस मैक्सिमम फोटोन एनर्जी, एवरेज फोटोन एनर्जी, बीम पेनिट्रेशन एंड बीम क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एनुअल ऑक्यूपेशनल अफेक्टिव डोज लिमिट रिकमेंडेड बाय द AERB और ICRP फॉर रेडिएशन वर्कर। कितनी एनुअल ऑक्यूपेशनल अफेक्टिव डोज लिमिट है जो कि रिकमेंड करी है AERB और ICRP ने? AERB दैट इज एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड इन इंडिया एंड ICRP इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन एंड प्रोटेक्शन। तो रेडिएशन वर्कर के लिए कितनी रिकमेंड करी है इन दोनों ने? 1 मिलीसाइवर्ट पर ईयर, 20 मिलीसाइवर्ट पर ईयर, एवरेज ओवर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मैक्सिमम 50 मिलीसाइवर्ट इन 1 ईयर, 500 मिलीसाइवर्ट पर ईयर एंड 100 मिलीसाइवर्ट पर ईयर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 20 मिलीसाइवर्ट पर 20 मिलीसाइवर्ट पर ईयर, एवरेज ओवर 5 कंसेक्यूटिव ईयर। अगर लगातार 5 साल में लग रही है तो मैक्सिमम 50 मिलीसाइवर्ट इन 1 ईयर, ये मैं यहाँ पे एडिट करवा देती हूँ। ये सिर्फ ICRP के अकॉर्डिंग सही है। अकॉर्डिंग टू ICRP मैक्सिमम 50 मिलीसाइवर्ट इन सिंगल ईयर, बट अकॉर्डिंग टू AERB इट शुड बी मैक्सिमम 30 मिलीसाइवर्ट इन एनी सिंगल ईयर, ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एनुअल अफेक्टिव डोज लिमिट फॉर द जनरल पब्लिक अकॉर्डिंग टू AERB गाइडलाइंस। तो अकॉर्डिंग टू AERB गाइडलाइंस जो अफेक्टिव डोज लिमिट है जनरल पब्लिक के लिए दैट इज 1 मिलीसाइवर्ट पर ईयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन। रेडिएशन प्रोटेक्शन के 3 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? डिस्टेंस शील्डिंग फिल्ट्रेशन, टाइम डिस्टेंस शील्डिंग, वोल्टेज करंट डिस्टेंस कॉलिमेशन ग्रिड फिल्ट्रेशन। तो दैट इज टाइम डिस्टेंस शील्डिंग, दैट इज TDS। टाइम कम से कम होना चाहिए। रेडिएशन सोर्स के पास जितना कम टाइम स्पेंड करोगे डोज उतनी कम लगेगी। डिस्टेंस को बढ़ानी है, टाइम कम डिस्टेंस ज़्यादा। सोर्स से डिस्टेंस इंक्रीज करने पर डोज रैपिडली डिक्रीज होती है, डेट इज इन्वर्स स्क्वायर लो, डेट इज इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। शील्डिंग भी हमें बढ़ानी है भाई, लेड एप्रॉन, लेड बैरियर, लेड ग्लास एक्सेट्रा जो हम यूज़ कर सकते हैं वो हमें यूज़ करना है रेडिएशन एक्सपोजर को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स स्क्वायर लो स्टेट दैट रेडिएशन इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, मैंने ऊपर ही बता दिया, डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस क्यूब ऑफ द डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस। तो दैट इज इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर दैट इज TLD बेज इज यूज्ड इन इंडिया फॉर पर्सनल मॉनिटरिंग कंटेन क्रिस्टल ऑफ। जो हम TLD यूज कर रहे हैं इंडिया के अंदर वो कौन से क्रिस्टल यूज कर रहा है? लिथियम फ्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट डेप्ट विद डिस्पोशियम, सोडियम आयोडाइड या फिर बेरियम फ्लोरोहेलाइड। तो देखो इंडिया में जो पर्सनल रेडिएशन मॉनिटरिंग के कंटेक्स्ट में कॉमनली टेस्टेड TLD मटेरियल है वो कैल्शियम सल्फेट डॉप्ड विद डिस्पोशियम यूज़ कर रहा है। TLD रेडिएशन एनर्जी को क्रिस्टल में स्टोर करता है, हीटिंग के टाइम स्टोर्ड एनर्जी विजिबल लाइट के फॉर्म में रिलीज होती है। देखो लिथियम फ्लोराइड भी एक एक्सीलेंट TLD मटेरियल है, बहुत सारे डोजीमीटर एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, लेकिन जो इंडियन पर्सनल मॉनिटरिंग है जो AERB के अकॉर्डिंग उस कंटेस्ट में कॉमनली एक्सपेक्टेड आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट डॉप्ड विद डिस्पोशियम। बाकी एक्सीलेंट क्या है भाई? लिथियम फ्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोकास्टिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय। जो स्टोकास्टिक इफेक्ट्स है रेडिएशन के वो इनमें से कौन से पॉइंट्स, इनमें से कौन सा पॉइंट इन इफेक्ट्स को अच्छे से कैरेक्टराइज कर रहा है, अच्छी सी विशेषता है इसकी? अ थ्रेशोल्ड डोज बिलो विच इफेक्ट्स डू नॉट अकर। तो देखो जो स्टोकास्टिक इफेक्ट है इसकी कोई थ्रेशोल्ड डोज नहीं होती है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इंक्रीजिंग विद डोज विदाउट अ थ्रेशोल्ड। तो भाई बिल्कुल सही बात है, प्रोबेबिलिटी जो है डोज की वो इंक्रीज होती है बिना थ्रेशोल्ड के, थ्रेशोल्ड नहीं होता इसमें। सीवियरिटी इंक्रीज इन डोज ये डिटर्मिनिस्टिक के अंदर होगा। इमीडिएट मैनिफेस्टेशन स्टोकास्टिक में अपीयर ईयर्स लेटर टू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटर्मिनिस्टिक टिश्यू रिएक्शन इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। डेटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स के कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हैव नो थ्रेशोल्ड, तो बिल्कुल गलत है। डेटर्मिनिस्टिक की थ्रेशोल्ड डोज होती है, उससे पहले ये अफेक्ट या फिर सिम्टम शो नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हैव अ डेफिनेट थ्रेशोल्ड डोज बिलो विच दे डू नॉट अकर, बिल्कुल सही है। आर इंडिपेंडेंट ऑफ डोज, नो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन डोज। ठीक है, ठीक है, मतलब डोज बढ़ने के साथ सीवियरिटी बढ़ेगी, डिपेंडेंट है। इंक्लूड कैंसर रिस्क एंड जेनेटिक म्यूटेशन, तो इट अकर्स इन स्टोकास्टिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, ना कि डिटर्मिनिस्टिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम लेड इक्विवेलेंस रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड पर्सोनल प्रोटेक्टिव एप्रॉन्स इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर जो मिनिमम लेड इक्विवेलेंट एप्रॉन हमें कितना मिनिमम लेड इक्विवेलेंट एप्रॉन की नीड है? 0.1 mm लेड, 0.25 mm लेड, 0.5 mm लेड फॉर हाई वर्क लोड इंटरवेंशनल, 2 mm लेड, 5 mm लेड। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। देखो प्रोटेक्टिव एप्रॉन्स का लेड इक्विवेलेंट थिकनेस के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया जाता है। कॉमन वैल्यूज होती है 0.25, 0.35, 0.5। तो हाई वर्क लोड हो गया, इंटरवेंशनल सेटिंग्स हो गई जैसे कि फ्लोरोस्कोपी वगैरह, उसके अंदर 0.5 mm लेड हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, क्लियर है। और 0.25 mm कॉमन मिनिमम रेफरेंस वैल्यू है फॉर डायग्नोस्टिक प्रोटेक्टिव, जो डायग्नोस्टिक प्रोटेक्टिव है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन रेगुलेटरी बॉडी गवर्निंग रेडियोलॉजिकल सेफ्टी एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर भाई कौन सी है? इंडिया के अंदर है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। इंडिया में जो आयनाइजिंग रेडिएशन सोर्सेस है, मेडिकल रेडिएशन फैसिलिटीज़ की सेफ्टी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए AERB मेजर रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ठीक है, क्लियर है। AERB इंक्लूड करेगा रेडिएशन सेफ्टी रेगुलेशन, लाइसेंसिंग ऑथोराइजेशन फ्रेमवर्क, रेडिएशन प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट, इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग, सेफ्टी कोड्स एंड स्टैंडर्ड, सब ये करेगा। ICMR क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बायोमेडिकल मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। BARC होता है न्यूक्लियर रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एम्स तो एक मेडिकल एजुकेशन है, हेल्थ केयर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द 10-day रूल इन डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी अप्लाइज टू। जो 10-day रूल है डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी के अंदर वो किस पे अप्लाई होता है? TLD बेस्ड रिप्लेसमेंट साइकिल, फीमेल पेशेंट्स ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज टू अवॉइड इरेडिएटिंग एन अर्ली प्रेगनेंसी, कैलिब्रेशन इंटरवल ऑफ इक्विपमेंट या डार्क रूम केमिकल रिप्लेसमेंट फ्रिक्वेंसी। तो देखो जो 10-day ट्रेडिशनली जो 10-day रूल है वाज यूज फॉर शेड्यूलिंग सर्टेन रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन इन्वॉल्विंग द पेल्विस और एब्डोमन इन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल या फिर इन वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज। ठीक है, एग्जामिनेशन आइडियली फर्स्ट डेज फ्रॉम ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन में शेड्यूल करना व्हेन प्रेगनेंसी इज लेस लाइकली। ठीक है, जब प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। जो ट्रेडिशनल 10-day रूल है वो यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं हो रहा है एज अ ब्लैंकेट रूल। मॉडर्न जो प्रैक्टिस है वो क्या बोलती है भाई? प्रेगनेंसी स्टेटस असेसमेंट व्हेन रिलेवेंट, जब अब भाई हो गया कि पॉजिटिव है, क्लिनिकल जस्टिफिकेशन चाहिए अब। अच्छा, और जो 10-day रूल है वो अब रिप्लेस भी हो चुका है 28 डेज रूल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिएशन प्रोटेक्शन डिवाइसेस लाइक गोनार्ड शील्ड शुड रिड्यूस बीम एक्सपोजर बाय एटलीस्ट। जो रेडिएशन प्रोटेक्शन डिवाइसेस है जैसे कि गोनार्ड शील्ड वो रिड्यूस कर बीम जो एक्सपोजर है उसको कितना रिड्यूस कर देता है? एटलीस्ट 10 to 20%, 30 to 40, 50 to 90 और 100%। तो देखो गोनाडल शील्डिंग का पर्पस क्या होता है? रेडियो सेंसिटिव रेडियो एक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये एटलीस्ट 50 to 90% रिडक्शन करता है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑक्यूपेशनल डोज लिमिट टू द लेंस ऑफ द आई रिकमेंडेड बाय अपडेटेड ICRP गाइडलाइंस। अपडेटेड ICRP गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशनल डोज लिमिट कितनी कर दी है लेंस ऑफ द आई के लिए? 20 मिलीसाइवर्ट पर ईयर, 150 मिलीसाइवर्ट, 500 या 50? तो देखो रेडिएशन वर्कर्स के लेंस ऑफ द आई के लिए ICRP ने डोज लिमिट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है बिकॉज ऑफ द लेंस इज पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू रेडिएशन इंड्यूस्ड कैटरेक्ट। ठीक है, तो करंट कॉमनली टेस्टेड ऑक्यूपेशनल लिमिट कितनी है? 20 मिलीसाइवर्ट पर ईयर, एवरेज ओवर 5 कंसेक्यूटिव ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर एम्बिएंट एरिया रेडिएशन सर्वे अराउंड एन एक्सरे रूम। रेडिएशन सर्वे के लिए हम इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? TLD बेस्ट, तो ये तो पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस है। सर्वे मीटर, गीगर मूलर काउंटर, आयनाइजेशन चैम्बर, बिल्कुल GM काउंटर हम यूज़ करते हैं। एरिया मॉनिटरिंग डिवाइस है ये। डेंसिटोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो डेंसिटोमीटर क्या होता है? ये तो भाई रेडियोग्राफिक फिल्म की ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करता है। सेंसिटोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो ये फिल्म की सेंसिटिविटी मेजर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अलारा स्टैंड्स फॉर। अलारा का पूरा नाम क्या है? तो भाई अलारा क्या होता है? एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। रेडिएशन प्रोटेक्शन का फंडामेंटल ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल है। इसका मतलब क्या होता है? रेडिएशन एक्सपोजर को जितना रीजनेबली पॉसिबल हो उतना कम रखो वाइल स्टिल अचीविंग द रिक्वायर्ड डायग्नोस्टिक और क्लिनिकल पर्पसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेड ग्लास विंडो ऑफ अ सिटी और एक्सरे कंट्रोल रूम टिपिकली हैज़ अ लेड इक्विवेलेंस ऑफ। जो लेड ग्लास विंडो है जो सिटी स्कैन रूम के अंदर जो एक्सरे रूम के अंदर जो वो वाले रूम होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? हाँ, कंट्रोल पैनल रूम्स, उनकी टिपिकली जो उनमें ग्लास लगी हुई होती है उनकी लेड इक्विवेलेंस कितनी होती है? 0.5 mm लेड, 1.5 to 2 mm, 5 mm या 10 mm? तो देखो कंट्रोल रूम में रेडियोग्राफर को पेशेंट को ऑब्जर्व करना होता है वाइल रिमेनिंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेडिएशन, इसलिए व्यूइंग विंडो लेडेड ग्लास का होता है। कॉमन एग्जाम ओरिएंटेड वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी इसकी? 1 to 2 mm लेड। ठीक है, एग्जिट शील्डिंग रिक्वायरमेंट फैसिलिटी के वर्कलोड, रूम डिज़ाइन, KVP, ऑक्यूपेंसी और रेगुलेटरी कैलकुलेशंस पर डिपेंड करता है। तो ये हो जाती है ऑलमोस्ट। ठीक है, 1 to 2 mm, 1.5 to 2 mm लेड कॉमनली टेस्टेड वैल्यू है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द रेडियल हेड फ्री ऑफ अल्नार सुपर इम्पोजिशन। इनमें से कौन सा रेडियोग्राफिक व्यू है जो कि बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करेगा रेडियल हेड, रेडियस का हेड बिना अल्ना के सुपर इम्पोजिशन के? AP एल्बो, लेटरल एल्बो, AP ऑब्लिक एल्बो विथ एक्सटर्नल लेटरल रोटेशन, AP ऑब्लिक एल्बो विथ इंटरनल मीडियल रोटेशन। तो देखो जो एल्बो ऑब्लिक प्रोजेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेटरल रोटेशन और एक्सटर्नल ऑब्लिक के अंदर हमें ऐसा दिखाई देगा रेडियल हेड एंड नेक को फ्री ऑफ सुपर इम्पोजिशन। मीडियल रोटेशन और जो इंटरनल ऑब्लिक की अगर मैं बात करूँ तो ये कोरोनाइड प्रोसेस और ट्रॉक्लिया को बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट करता है। और जो क्वेश्चन में पूछा है उसके अंदर एक्सटर्नल और लेटरल रोटेशन। ठीक है, रेडियल हेड फ्री ऑफ सुपर इम्पोजिशन हमें दिखाई देगा।
कोरोनॉइड प्रोसेस इन ट्रॉक्लिया। और अगर बात करें हम रेडियल हेड की तो एक्सटर्नल और लेटरल रोटेशन। और अगर मैं बात करूँ कोरोनॉइड प्रोसेस की तो एपी ऑब्लिक एल्बो विथ इंटरनल और मीडियल रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ट्रू लेटरल प्रोजेक्शन ऑफ द स्कल द इंटरप्यूपिलरी लाइन दैट इज आईपीएल मस्ट बी। हमें स्कल का ट्रू लेटरल करना है कि जो इंटरप्यूपिलरी लाइन है वो कैसे रहनी चाहिए, पैरेलल टू द इमेज रिसेप्टर, परपेंडिकुलर टू द इमेज रिसेप्टर एंड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ट्रू लेटरल स्कल में हेड को एग्जैक्टली लेटरल पोजिशन में प्लेस करना होता है। तो जो इंटरनल प्यूपिलरी लाइन है ट्रू लेटरल के लिए परपेंडिकुलर रहेगी इमेज रिसेप्टर के। ठीक है, और जो मिड सजाइटल प्लेन है वो कैसा रहेगा, पैरेलल टू इमेज रिसेप्टर। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स वो फ्रिक्वेंटली पूछ लेता है एग्जाम में, तो याद रखना लेटरल प्रोजेक्शन में आईपीएल दैट इज इंटरनल प्यूपिलर लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी और मीडियल सजाइटल प्लेन पैरेलल हो जाएगा इमेज रिसेप्टर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाउन मेथड दैट इज एपी एक्सियल प्रोजेक्शन फॉर स्कल रेडियोग्राफी रिक्वायर्ड द सेंट्रल रे टू बी एंगल। टाउन मेथड जो कि एपी एक्सियल प्रोजेक्शन है उसके अंदर जो हम सेंट्रल रे है वो कितनी एंगल करते हैं, 30 डिग्री कॉर्डल टू ऑर्बिटोमीटर लाइन और 37 डिग्री कॉर्डल टू इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन, 15 डिग्री से फैलेड या 45 डिग्री कॉर्डल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिसेप्टर। तो जो टाउन्स मेथड है उसके अंदर हम कैसे रखते हैं, सेंट्रल रे 30 डिग्री कॉर्डल टू ऑर्बिटोमीटर लाइन और 37 डिग्री कॉर्डल टू इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन। इससे डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा ऑसिपिटल बोन, फोरामेन मैग्नम, डोर्सल सैले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोजीशन इज मोस्ट प्रेफर्ड टू डेमोन्स्ट्रेट फ्री इंट्रापेरिटोनियल एयर दैट इज न्यूमोपेरिटोनियम कंडीशन। कौन सी पोजीशन है जिसके अंदर हमें फ्री एयर बहुत अच्छे से दिखाई देगी, सुपाइन एब्डोमेन, इरेक्ट चेस्ट, एब्डोमन और लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस, राइट लेटरल डेक्यूबिटस या प्रोन एब्डोमन। तो देखो जो फ्री एंड इंट्रापेरिटोनियल गैस जनरली राइजेस टू द हाईएस्ट पॉइंट इफ पेशेंट कैन स्टैंड, इरेक्ट चेस्ट और एब्डोमन इज प्रेफर्ड। फ्री एयर मे बी सीन अंडर द डायफ्राम स्पेशली राइट साइड। अगर पेशेंट नहीं खड़ा हो सकता देन वी विल यूज लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस। ठीक है, बाय लेफ्ट साइड पेशेंट को लेफ्ट साइड पर लिटाने से फ्री गैस राइट साइड के एब्डोमिनल वॉल के अलोंग राइज करती है वेयर इट कैन बी डिटेक्टेड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर्स व्यू जिसको हम पैराइटोएकेंथियल प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, प्राइमरी परफॉर्म टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, स्फेनॉइड साइनस या इथेमॉइड साइनस। तो अगर मैं बात करूँ वाटर्स व्यू की तो वाटर्स व्यू है इसका क्लासिकल यूज़ है मैक्सिलरी साइनस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, फ्रंटल साइनस के लिए कार्डवेल व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लंबर स्पाइन रेडियोग्राफी द स्कॉटी डॉग अपीयरेंस इज सीन इन विच प्रोजेक्शन। लंबर स्पाइन रेडियोग्राफी के अंदर जो स्कॉटी डॉग अपीयरेंस है वो हमें कौन से व्यू के अंदर दिखाई देगा, तो जो स्कॉटी डॉग है वो हमें दिखाई देता है स्पाइन के ऑब्लिक व्यू के अंदर। ठीक है, जहाँ पे जो आई है वो तो हो जाती है पेडिकल, ईयर, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है, नोज ट्रांसवर्स प्रोसेस, नेक पार्स इंटरआर्टिकुलरिस, और जो फ्रंट लेग होगी इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है। तो आई पेडिकल, ईयर सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, नोज ट्रांसवर्स प्रोसेस, नेक पार्स इंटर आर्टिकुलरिस एंड फ्रंट लेग इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आई ऑफ द स्कॉटी डॉग इन ऑब्लिक लंबर स्पाइन रेडियोग्राफी रिप्रेजेंट द, तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, स्पाइनस प्रोसेस, पेडिकल, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ट्रांसफर प्रोसेस। तो लंबर स्पाइन के ऑब्लिक व्यू में आर्टिकुलर प्रोसेस और पार्स इंटर आर्टिकुलर्स मिलकर स्कॉटी डॉग जैसा अपीयरेंस देते हैं। तो आई पेडिकल। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, पेडिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोजेक्शन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द ओपन इंटरवर्टिब्रल फोरामिना ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन। इनमें से
कौन सा प्रोजेक्शन है जिसके अंदर हमें जो ओपन इंट्रावर्टिबल फोरामिना है सर्वाइकल स्पाइन का, वो हमें बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा। पहला ऑप्शन है एपी प्रोजेक्शन, लेटरल प्रोजेक्शन, 45 डिग्री ऑब्लिक प्रोजेक्शन या फिर ओपन माउथ ओडोंटॉइड व्यू। तो सर्वाइकल इंटरवर्टिब्रल फोरामिना को बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन प्रेफर करते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 45 डिग्री ऑब्लिक प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओपन माउथ ओडोंटॉइड C1 C2 व्यू इज सेंटर्ड एट। ठीक है, ओपन माउथ जो C1 C2 व्यू है उसके अंदर हम सेंटरिंग कहाँ देते हैं, आउटर कैंथर, सेंटर ऑफ द ओपन माउथ, मिड पॉइंट ऑफ इंटरप्यूपिलरी लाइन, थायराइड कार्टिलेज या फिर एंगल ऑफ द मैंडिबल। तो हम सेंटरिंग देंगे सेंटर ऑफ द ओपन माउथ, मिड पॉइंट ऑफ द इंटरप्यूपिलरी लाइन। ओपन माउथ ओडोंटॉइड व्यू का पर्पस क्या होता है, डेंस ओडोंटॉइड प्रोसेस, C1 लेटरल मास, C2 बॉडी को देखने की डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए पेशेंट माउथ ओपन करता है और सेंट्रल ओपन माउथ के सेंटर पर हम डायरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेनवर्स व्यू इज यूज फॉर एग्जामाइनिंग विच एनाटमिकल स्ट्रक्चर। जो स्टेनवर्स व्यू है वो इनमें से कौन सा एनाटमिकल स्ट्रक्चर के लिए हम प्रेफर करेंगे, मस्टॉइड एंड पेट्रस टेम्पोरल बोन, ऑप्टिक फोरामेन, जाइगोमेटिक आर्क या मैंडिबुलर कॉन्डाइल। तो इस जो स्टेनवर्स प्रोजेक्शन है वो टेम्पोरल बोन की स्पेशल प्रोजेक्शन है, ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन, मस्टॉइड रीजन, इंटरनल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, historical it was particularly used for evaluating the petrous temporal bone and inner ear। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्टिक फोरामेन के लिए डेडिकेटेड ऑप्टिक फोरामेन प्रोजेक्शन यूज होते हैं, जाइगोमेटिक आर्क के लिए सबमेंटो वर्टिक्स व्यू, मैंडिबुलर कॉन्डाइल के लिए टेम्प्रोमैंडिबुलर जॉइंट प्रोजेक्शन यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोजेक्शन इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट अ सब एक्रोमियल स्पेस इम्पिंचमेंट और शोल्डर डिसलोकेशन वाई व्यू, एपी शोल्डर, स्कैपुलर वाई लेटरल प्रोजेक्शन, ट्रांसथोरेसिक लेटरल एक्सियल शोल्डर। तो स्कैपुलर वाई व्यू इज अ लेटरल प्रोजेक्शन ऑफ द स्कैपुला, इट इज स्पेशली यूजफुल फॉर असेसिंग शोल्डर डिसलोकेशन, ह्यूमरल हेड रिलेशनशिप टू ग्लिनॉइड, सब एक्रोमियल स्पेस, स्कैपुलर मॉर्फोलॉजी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्कैपुलर वाई लेटरल प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसथोरेसिक लेटरल प्रोजेक्शन दैट इज लॉरेंस मेथड इज यूटिलाइज्ड व्हेन। जो ट्रांसथोरेसिक लेटरल प्रोजेक्शन है दैट इज लॉरेंस मेथड, ये कब यूटिलाइज होगा, कब, जब पेशेंट व्हेन द पेशेंट कैन एबडक्ट द आर्म 90 डिग्री, द पेशेंट कैन नॉट एबडक्ट द इंजर्ड आर्म ड्यू टू ट्रोमा, चेकिंग फॉर क्लेविकल फ्रैक्चर, चेकिंग फॉर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट सेपरेशन। तो जो ट्रोमा पेशेंट में इंजर्ड आर्म को मूव या एबडक्ट करना पेनफुल या कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकता है, ऐसे सिचुएशन में ट्रांसथोरेसिक लेटरल लॉरेंस मेथड हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन द पेशेंट कैन नॉट एबडक्ट द इंजर्ड आर्म ड्यू टू ट्रोमा। नेक्स्ट है हमारा, द फॉर अ PA चेस्ट रेडियोग्राफ एक्सपोजर शुड आइडियली बी टेकन। PA चेस्ट रेडियोग्राफ के अंदर हमें एक्सपोजर कब करना है, फुल एक्सपायरेशन फेज में, सेकेंड फुल इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग शैलो ब्रीथिंग या ऑन रैपिड एक्सलेशन। तो देखो PA चेस्ट रेडियोग्राफ जनरली एक्सपोजर इज टेकन एट फुल इंस्पायरेशन, क्लासिकली आफ्टर द पेशेंट टेक्स अ सेकंड डीप ब्रेथ एंड होल्ड्स इट। मतलब पहले उसने ली, सेकंड का मतलब क्या, मतलब पूरी अंदर से सांस खींच के ले रहा है अच्छे से। तो क्या हो जाएगा, डीप इंस्पायरेशन में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। वाई डीप इंस्पायरेशन, लंग्स मैक्सिमली एक्सपेंड हो जाएंगे, डायफ्राम डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा, पल्मोनरी वेस्कुलर मार्किंग्स बेटर दिखाई देगी हमें, हार्ट अपीयर्स रिलेटिवली स्मॉलर, लंग पैथोलॉजी भी बहुत ही अच्छे से असेस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the central ray entrance point for an AP pelvis radiograph? AP pelvis radiograph के अंदर हम central ray कहाँ पे रखेंगे, iliac crest level, midway between SS and symphysis pubis, approx 2 inches below SS, directly over the symphysis pubis, greater trochanter लेवल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे रखेंगे, मिडवे बिटवीन एसिस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस, अप्रॉक्स 2 इंचेस बिलो एसिस। ठीक है, क्योंकि इस यहाँ पे रखेंगे तो बोथ हिप जॉइंट पेल्विस ही हमें एडिक्वेटली इंक्लूड कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनराइज और सेटेगिस प्रोजेक्शन इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर विजुअलाइज द। सो सनराइज और जो सेटेगिस व्यू है वो हम किसके लिए करते हैं, फीमोरल हेड, पटेलो फीमोरल जॉइंट स्पेस, पटेला टिबियल
ट्यूब्रोसिटी या एंकल जॉइंट, तो बिल्कुल स्पेशल पटेलर प्रोजेक्शन है ये। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉर्टिस व्यू इज एन ऑब्लिक रेडियोग्राफ ऑफ विच जॉइंट। जो मॉर्टिस व्यू है वो कौन से पार्ट का ऑब्लिक रेडियोग्राफ है? नी, रिस्ट, एंकल, एल्बो। एंकल दैट इज 15 to 20 डिग्री इंटरनल रोटेशन। तो एंकल मॉर्टिस व्यू एंकल जॉइंट की स्पेशल ऑब्लिक प्रोजेक्शन है। लेग फुट को अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 डिग्री इंटरनली रोटेट करना है हमें इसमें, तो दैट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मर्चेंट व्यू इज अ स्पेशल प्रोजेक्शन फॉर द। जो मर्चेंट व्यू है वो किसका, कौन से पार्ट का स्पेशल प्रोजेक्शन है? स्कैफोइड, पटेला, कैल्केनियस, शोल्डर। तो मर्चेंट व्यू एक स्पेशलाइज्ड टेंजेंशियल प्रोजेक्शन है जो पटेलो फीमोरल जॉइंट को डेमोन्स्ट्रेट करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पटेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विजुअलाइज द स्कैफोइड बोन विदाउट फोर्स शॉर्टनिंग द रिस्ट शुड बी पोजिशनड इन। हमें स्कैफोइड बोन को देखनी है विदाउट फोर्स शॉर्टनिंग, तो कौन सा पोजीशन देंगे हम रिस्ट को? रेडियल डेविएशन, अल्नर डेविएशन, एक्सटेंशन विद एंगल्ड बीम, कंप्लीट फ्लेक्शन, प्रोनेशन विद 45 डिग्री। तो स्कैफोइड एक ऑब्लिक ओरिएंटेशन में पोजीशन होता है। स्कैफोइड को बेटर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अल्नर डेविएशन हम यूज़ करते हैं। अल्नर डेविएशन से स्कैफोइड रिलेटिवली इलोंगेट, लेस फोर्स शॉर्टन अपीयर होता है हमें। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जड और फुक्स मेथड इज एन अल्टरनेटिव व्यू टू विजुअलाइज द। जो जड और फुक्स मेथड है वो किसका अल्टरनेटिव व्यू है? क्या देखते हैं हम इसमें? डेंस ओटोडॉन्ट प्रोसेस, C7T1 जंक्शन, लंबोसेक्टल जंक्शन, सैक्रोइलियक जॉइंट। तो जड मेथड एंड फुक्स मेथड आर अल्टरनेटिव प्रोजेक्शन यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द ओडेंटॉइड और डेंस प्रोसेस। ठीक है, ये कब यूजफुल हो सकता है? व्हेन स्टैंडर्ड ओपन माउथ ओडेंटॉइड इमेजिंग डिफिकल्ट है। ठीक है, और C7T1 तो जो सर्वाइकोथोरेसिक जंक्शन है, स्विमर्स व्यू हम इसके लिए प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन चेस्ट रेडियोग्राफी द स्टैंडर्ड सोर्स टू इमेज डिस्टेंस यूज टू मिनिमाइज द हार्ट मैग्निफिकेशन। PA व्यू के चेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर जो SID है वो हम कितना रखते हैं हार्ट मैग्निफिकेशन को मिनिमाइज करने के लिए? हार्ट मैग्निफिकेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम PA व्यू करेंगे, उसके अंदर हम कितना रखते हैं? 180 सेंटीमीटर और 72 इंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया हैज़ द लोवेस्ट रिस्क ऑफ एडवर्स ऑस्मोटॉक्सिसिटी एलर्जिक रिएक्शन। कौन से टाइप का कॉन्ट्रास्ट मीडिया है जिसके अंदर एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा कम रहते हैं? तो हाई ऑस्मोलर, तो देखो हाई ऑस्मोलर है तो हाई ऑस्मोलिटी है एसोसिएटेड विथ मोर एडवर्स रिएक्शन। नॉन आयनिक लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया तो बिल्कुल सही है, जैसे कि आयोहेक्सोल और आयोप्रोमाइड। ठीक है, बेरियम सल्फेट जो है वो कोई IV आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट नहीं है, डजंट फिट दिस कंपैरिजन। एयर जो है वो भी नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट है, जो कि हम कुछ GI स्टडी के अंदर यूज़ करते हैं। तो सबसे कम एलर्जिक रिएक्शन कब होंगे? मिली IV के अंदर। तो कौन सा रहता है? नॉन आयनिक लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया प्रेफर करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम सल्फेट इज स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ सस्पेक्टेड। बेरियम सल्फेट हम कब स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं पेशेंट में यूज़ करने से? डिस्फेजिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन और बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन, हाइटेल हर्निया या गैस्ट्रिक अल्सर। तो बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल पॉजिटिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉन्ट्रास्ट एजेंट है। तो अगर परफोरेशन या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन सस्पेक्टेड लग रहा है तो हम बेरियम सल्फेट प्रेफर नहीं करेंगे, बिकॉज इट कैन लीड टू बेरियम पेरिटोनाइटिस एंड ऑल्सो इट कुड बी फैटल समटाइम्स। ठीक है, और जो बाकी के केसेस हैं ये तो भाई इंडिकेशंस हो गए बेरियम सैलो के, भाई इसमें तो हम यूज़ कर सकते हैं इन कंडीशंस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इमरजेंसी ड्रग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एन एक्यूट सीवियर एनाफाइलेक्टेड कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन। भाई किसी पेशेंट को एक्यूट सीवियर एनाफाइलेक्टेड कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन हुई है तो कौन सा इमरजेंसी ड्रग हम एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे? हाइड्रोकॉर्टिजोन, डाइफेनाइहाइड्रामाइन, एंटीहिस्टामिन, एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन या अट्रोपिन। तो देखो सीवियर कॉन्ट्रास्ट एसोसिएटेड इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी एनाफाइलेक्सिस टाइप रिएक्शन कैन कॉज एयरवे कॉम्प्रोमाइज, ब्रोंकोस्पाज्म, शॉक, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स। तो हम इस ऐसी कंडीशन के अंदर एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन फर्स्ट लाइन मेडिकेशन यूज़ करेंगे, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्या करेगा? वैसोकंट्रिक्शन कर देगा, BP को बढ़ाएगा, कार्डियक स्टिमुलेट कर देगा, ब्रोंकोडाइलेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंट्रावेनस यूरोग्राफी इज़ प्राइमरीली यूज टू इवेल्युएट, जो इंट्रावेनस यूरोग्राफी है उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, बाइलरी सिस्टम को इवेल्युएट करने के लिए, स्ट्रक्चर एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, अपर जीआई या स्पाइनल कैनाल, तो बिल्कुल भाई स्ट्रक्चर एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, दैट इज किडनी, यूरेटर, ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है HSG दैट इज हिस्ट्रोसल्पाइनोग्राफी इज परफॉर्म टू असेस। HSG हम किस लिए करते हैं, किडनी स्टोन्स के लिए, यूटेराइन कैविटी एंड फैलोपियन ट्यूब पेटेंसी, यूरिनरी ब्लैडर कैपेसिटी, ओवरियन सिस्ट पैथोलॉजी, तो बिल्कुल यूटेराइन कैविटी एंड फैलोपियन ट्यूब पेटेंसी के लिए हम ये करते हैं। फ्लोरोस्कोपिक कॉन्ट्रास्ट एग्जामिनेशन है, यूटेराइन कैविटी और फैलोपियन ट्यूब्स का मेन पर्पस है इसका ट्यूबर पेटेंसी को असेस करना। कॉमनली इन इनफर्टिलिटी इवेल्युएशन कॉन्ट्रास्ट इज इंट्रोड्यूस थ्रू द सर्विक्स। अगर ट्यूब्स पेटेंट है, कॉन्ट्रास्ट शुड पास थ्रू द फैलोपियन ट्यूब्स एंड स्पिल इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्ट्रास्ट एजेंट इज यूनिवर्सली यूज्ड एज द प्राइमरी इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट इन MRI। MRI के अंदर हम कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर रहे हैं, बेरियम सल्फेट, गैडोलिनियम बेस्ड चिलेट, आयोडीन बेस्ड कंपाउंड, टेक्नीशियम 99M, तो बिल्कुल MRI में एक्सिसिटी जैसा आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट यूज़ नहीं होता है। MRI कॉन्ट्रास्ट एजेंट जनरली इंक्लूड गैडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट, वो गैडोलिनियम बेस्ड चिलेट्स लाइक गैडोलिनियम DTPA। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज फॉर रूटीन अपर GI फ्लोरोस्कोपिक स्टडी। हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लोरोस्कोपी के लिए कौन सा हम कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर रहे हैं, वाटर सॉल्युबल आयोडीन, हाई डेंसिटी बेरियम सल्फेट सस्पेंशन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैडोलिनियम, तो बिल्कुल रूटीन अपर GI सीरीज़ में स्टमक और ड्यूडेनम को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बेरियम सल्फेट में हम कॉमनली यूज़ करते हैं जो कि पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी प्रोसीजर परफॉर्म टू मैप आउट वस्कुलर पाथवेज अंडर फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस दैट इज DSA दैट इज डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी इज। कौन सा प्राइमरी प्रोसीजर है जो कि हम परफॉर्म करेंगे किसके लिए, वस्कुलर पाथवेज को देखने के लिए अंडर फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस, तो भाई इसने तो उसमें क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया, दैट DSA डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी है वो। क्या होता है इसके अंदर भाई, पहले मास्क इमेज ली जाती है, प्लेन इमेज एकदम, फिर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है, फिर कॉन्ट्रास्ट इमेज को मास्क इमेज से डिजिटली सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बोन और सॉफ्ट टिश्यू बैकग्राउंड लार्जली रिमूव हो जाएगा, ब्लड वेजल्स जो है वो हमें प्रोमिनेंटली विजिबल हो जाएगी, जो कि हम यूज़ करते हैं आर्टरीज को देखने के लिए, स्टेनोसिस, अक्लूजन, एनोरिज्म, वस्कुलर मालफॉर्मेशंस वगैरह को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइलोग्राफी इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग कॉन्ट्रास्ट मीडियम इनटू द। माइलोग्राफी के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट मीडियम है उसको हमें कहाँ इंजेक्ट करना है, इंट्रावेनस लाइन के अंदर, सबएरेक्नॉइड स्पेस, वाया लंबर पंचर, एपिड्यूरल स्पेस या जॉइंट कैप्सूल। तो माइलोग्राफी स्पाइनल कैनाल के स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज करने के लिए कॉन्ट्रास्ट एग्जामिनेशन है। कॉन्ट्रास्ट इज इंट्रोड्यूस इनटू द सबएरेक्नॉइड और इंट्राथिकल स्पेस यूजुअली वाया लंबर पंचर। देन फ्लोरोस्कोपी और CT कैन डेमोन्स्ट्रेट स्पाइनल कोड, नर्व रूट, थिकल सैक, स्पाइनल कैनल एबनॉर्मलिटीज, तो कहाँ करेंगे भाई इंजेक्ट, इनटू द सबएरेक्नॉइड स्पेस वाया लंबर पंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड मार्कर्स मस्ट बी चेक प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेटिंग आयोडीनेटेड इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट। कोई भी आयोडीनेटेड इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट देने से पहले हमें कौन सी जो ब्लड टेस्ट है जो हमें देखने पड़ेंगे कि भाई वो तो सही है ना, सीरम अमाइलेज, सीरम क्रिएटिनिन, प्लेटलेट काउंट, बाइलिरुबिन लेवल, तो बिल्कुल आयोडीनेटेड IV कॉन्ट्रास्ट प्राइमरीली एलिमिनेटेड थ्रू द किडनीज, देयरफॉर रीनल फंक्शन असेसमेंट में इन्वॉल्व सीरम क्रिएटिनिन और EGFR। ठीक है, तो EGFR इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर किडनी फंक्शन एंड कॉन्ट्रास्ट एसोसिएटेड रिस्क, तो हम कौन सा प्रेफर करेंगे, ऑप्शन नंबर B। ये टेस्ट सही आना चाहिए, उसके ये रीनल फंक्शन चेक कर लेगा, अगर ये सही है तो फिर हम आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डबल कॉन्ट्रास्ट GI स्टडी कंबाइंस बेरियम सल्फेट विथ। डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के अंदर हमें मतलब बेरियम सल्फेट के साथ और क्या यूज़ करना है और कौन सा कॉन्ट्रास्ट, वाटर, एयर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिस्टल, ऑयल बेस्ड या आयोडीनेटेड। तो हम नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट यूज़ करेंगे पॉजिटिव के साथ डबल कॉन्ट्रास्ट के अंदर, डेट इज़ एयर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिस्टल। ये क्या करेगा, देखो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट जो है वो बेरियम म्यूकोजल सरफेस को कोट करता है, वाइल गैस डिस्टेंस द बोवल और स्टोमक, तो इससे एक्सीलेंट विजुअलाइजेशन होगा, म्यूकोजल डिटेल स्टडी में हमें दिखाई देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसीजर इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू इवेल्युएट वेसिको यूरेटरल रिफ्लेक्स। वेसिको यूरेटरल रिफ्लेक्स को देखने के लिए हम कौन सी स्टडी करते हैं, कौन सा इन्वेस्टिगेशन प्रेफर करते हैं? रेट्रोग्रेड पाइलोग्राम, मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम, इंट्रावेनस यूरोग्राम या नेफ्रोस्टोग्राम। तो देखो वेसिको यूरेटरिक रिफ्लेक्स को देखने के लिए मतलब यूरिन जब ब्लैडर से बैकवर्ड यूरेटर्स की तरफ फ्लो कर रहा है तो इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम के अंदर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम या फिर वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलोग्राफी इज द रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द। तो साइलोग्राफी किसका रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है? सलाइवरी ग्लैंड्स एंड डक्ट्स को देखने के लिए हम साइलोग्राफी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी ट्यूब कैलेंजियोग्राफी इज परफॉर्म। टी ट्यूब कैलेंजियोग्राफी कब होती है? गॉल ब्लैडर सर्जरी से पहले, पोस्ट ऑपरेटिव टू चेक बाइलरी डक्ट पेटेंसी आफ्टर कोलेसिस्टेक्टोमी, गोल ब्लैडर निकालने के बाद, टू इवेल्युएट पैंक्रियाटिक डक्ट एंजाइम या ड्यूरिंग एक्यूट अपेंडिसाइटिस। तो देखो अ टी ट्यूब मे बी प्लेस्ड इन द कॉमन बाइल डक्ट आफ्टर बाइलरी सर्जरी। ठीक है, जब बाइलरी सर्जरी के बाद हमें कॉमन बाइल डक्ट के अंदर टी ट्यूब हम लगाते हैं। टी ट्यूब कैलेंजियोग्राफी में कॉन्ट्रास्ट टी ट्यूब के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है जो कि इवेल्युएट करेगा CBD दैट इज कॉमन बाइल डक्ट, इंट्राहेपेटिक डक्ट, एक्स्ट्राहेपेटिक डक्ट, रेजिडुअल स्टोन या बाइलरी ड्रेनेज और पेटेंसी को। तो देयरफॉर इट इज क्लासिकली अ पोस्ट ऑपरेटिव एग्जामिनेशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया टिपिकली हैव एन ऑस्मोलिटी अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी टाइम्स दैट ऑफ ह्यूमन प्लाज्मा। जो हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं उनकी ऑस्मोलिटी हमारे ह्यूमन प्लाज्मा से कितने गुना ज़्यादा होती है? इक्वल होती है प्लाज्मा के 2 से 3 गुना ज़्यादा होगी, 5 से 8 गुना या फिर 20 टाइम्स। तो अगर मैं बात करूँ ह्यूमन प्लाज्मा की तो कितनी हो जाती है? अप्रॉक्सीमेटली 290 मिली ऑस्मोल पर kg। ठीक है, ट्रेडिशनली हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया कैन हैव ऑस्मोलिटी रफली 2 to 3 टाइम्स प्लाज्मा डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक एजेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन सिटी द हॉन्सफिल्ड यूनिट वैल्यू फॉर प्योर वाटर। सिटी के अंदर जो हॉन्सफिल्ड यूनिट है वाटर की वो कितनी हो जाती है? दैट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिटी कॉर्टिकल बोन टिपिकली एग्जिबिट्स हॉन्सफिल्ड यूनिट अप्रॉक्सीमेटली। कॉर्टिकल बोन, तो कॉर्टिकल बोन की कितनी हो जाती है? +1000 हॉन्सफिल्ड यूनिट और हाइयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी आर्टिफैक्ट कॉज्ड बाय डेंस मेटेलिक इम्प्लांट्स इन मेटेलिक स्कैनिंग एज। जो प्राइमरी आर्टिफैक्ट है जो कि मेटेलिक इम्प्लांट्स के कारण होगा सिटी स्कैनिंग के अंदर, वो कौन सा आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस करेगा डेंस मेटेलिक इम्प्लांट सिटी स्कैन के अंदर? रिंग आर्टिफैक्ट, स्ट्रीक बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट, मोशन या पार्शियल वॉल्यूम एवरेजिंग। तो मेटेलिक इम्प्लांट्स हो गए जैसे कि हिप प्रोस्थेसिस, डेंटल फिलिंग, सर्जिकल हार्डवेयर। एक्सरेज को एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एटीन्यूएट करते हैं, इससे रिकन्स्ट्रक्शन में ब्राइट और डार्क स्ट्रिक्स हमें दिखाई देते हैं। मेटल ऑल्सो कॉजेज सिग्निफिकेंट बीम हार्डनिंग एंड फोटोन स्टारवेशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्ट्रीक और बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी डिटेक्टर कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूटिलाइजेज। जो MDCT है वो क्या यूटिलाइज कर रहा है? अ सिंगल डिटेक्टर एलिमेंट, मल्टीपल पैरेलल डिटेक्टर रोज अलॉन्ग द जेड एक्सिस, स्टेशनरी एक्सिटिव विथ मूविंग पेशेंट, लीनियर मोशन विदाउट रोटेशन। तो मल्टी डिटेक्टर सिटी स्कैन में डिटेक्टर अरे होता है, मल्टी डिटेक्टर रोज होते हैं। ये मल्टीपल स्लाइसेस डेटा को सेट करते हैं, साइमल्टेनियसली एक्वायर कर सकते हैं ड्यूरिंग वन गैनिटरी रोटेशन। जेड एक्सिट पेशेंट का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यूटिलाइजेज मल्टीपल पैरेलल डिटेक्टर रोज अलॉन्ग द जेड एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन क्लिनिकल MRI स्कैनर इज मोस्ट कॉमनली मेजर्ड इन। MRI स्कैन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं? तो बिल्कुल दैट इज टेस्ला, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, जो गॉज है वो भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और डेंसिटी का यूनिट है, बट क्लिनिकल MRI सिस्टम कॉमनली टेस्ला में स्पेसिफाइड होता है, ये याद रखना। हार्ट फ्रिक्वेंसी, साइवर्ट रेडिएशन डोज, MRI मैग्नेट टेस्ला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस यूज्ड इन एमआरआई इंटरेक्ट स्पेसिफिकली विथ विच एटॉमिक न्यूक्लियस इन द ह्यूमन बॉडी। जो आरएफ पल्सेस जो कि हम एमआरआई के अंदर यूज़ करते हैं वो स्पेसिफिकली ह्यूमन बॉडी के कौन से एटॉमिक न्यूक्लियस के साथ आके इंटरेक्ट करेगा। कार्बन 2n, हाइड्रोजन प्रोटेड, ऑक्सीजन 16 या कैल्शियम 40। तो रूटीन क्लिनिकल एमआरआई प्रीडोमिनेटली जो इमेजेस है वो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई यूज़ करते हैं। वाई हाइड्रोजन ह्यूमन बॉडी में जो वाटर और फैट की लार्ज क्वान्टिटी होती है एंड देयरफॉर हाइड्रोजन इज एबेंडेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन T1 वेटेड एमआरआई सीक्वेंसेस फ्लूइड सच एज CSF अपीयर्स। T1 वेटेड एमआरआई के अंदर फ्लूइड हो गया जैसे कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो कैसा दिखाई देगा हमें, ब्राइट हाइपरटेंस, डार्क हाइपोटेंस, इंटरमीडिएट आइसोटेंस या आइसोब्राइट विद सबक्यूटेनियस फैट। ठीक है, तो T1 की अगर मैं बात करूँ, T1 के अंदर क्या होता है, फैट ब्राइट और फ्लूइड और CSF डार्क। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डार्क और हाइपो इंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन T2 वेटेड एमआरआई सीक्वेंसेस फ्लूइड सच एज CSF अपीयर। तो उसका अपोजिट हो जाएगा। T2 के अंदर हमें क्या होगा, T2 के अंदर फ्लूइड तो हमें दिखेगा एज हाई सिग्नल इंटेंसिटी दैट इज ब्राइट और हाइपर इंटेंस, और अपोजिट हो जाएगा। ठीक है भाई, जो फ्लूइड है वो तो हमें ब्राइट दिखाई देगा और फैट हमें डार्क दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है What absolute safety contraindication prevents a patient from entering an MRI magnet room? कौन सा ऐसा absolute safety contraindication है जो पेशेंट को MRI मैग्नेटिक रूम से एंटर करने में रोकेगा? डेंटल फिलिंग, नॉन MR सेफ कार्डियक पेसमेकर, फेरोमैग्नेटिक मेटेलिक इम्प्लांट, सर्जिकल स्किन स्टेपल्स, प्रीवियस एक्सरे एक्सपोजर। एमआरआई का स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड पावरफुल होता है। सर्टेन फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट हो गए जैसे कि वो क्या करेंगे, जो अगर कोई सर्टेन फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट आ गए मान लो, तो वो इट कैन बिकम प्रोजेक्टाइल, मूव, डिस्लोज, हीट, मैल फंक्शन, सीरियस इंजरी कॉज कर सकते हैं। तो जो नॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस सेफ कार्डियक पेसमेकर है ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, तो जो आजकल तो आने लग गए एमआरआई कंपैटिबल पेसमेकर्स। ठीक है, तो वो अगर वो है पेशेंट में वो लगा हुआ है तो फिर वो यूज़ कर मतलब तो फिर वो कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर प्रोड्यूस हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स थ्रू द। जो अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर है वो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू द फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट, पीजो इलेक्ट्रिक, थर्मायनिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर में पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं, जब इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाइड होगा क्रिस्टल्स वाइब्रेट होंगे और अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगे, और वाइस वर्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी यूज्ड इन जनरल एब्डोमिनल डायग्नोस्टिक इमेजिंग टिपिकली रेंज बिटवीन। जो एब्डोमिनल के अंदर यूज़ हो रहा है 20 हर्ट्स टू 20,000, 2 मेगाहर्ट्स टू 15, 50 to 100, 1 ग्रे हर्ट्स टू 5। तो देखो इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा आंसर हमारा, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा 2 मेगाहर्ट्स टू 15 मेगाहर्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमिनन वेयर अकॉस्टिक एनर्जी इज रिड्यूस एज साउंड ट्रेवल्स थ्रू टिश्यू ड्यू टू रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। वो इस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे जिसके थ्रू जो अकॉस्टिक एनर्जी है वो रिड्यूस हो रही है जैसे ही साउंड टिश्यू से ट्रैवल हो रहा है, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग के कारण। एटेन्यूएशन, रेजोनेशन, कैविटेशन, डॉपलर शिफ्ट। तो अल्ट्रासाउंड वेव टिश्यू के थ्रू ट्रैवल करते हुए ग्रेजुअली एनर्जी लॉस करती है, इस ओवरलोड रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं, एटेन्यूएशन। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया साउंड एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई, रिफ्लेक्शन वेव का पोर्शन बाउंड्री से रिटर्न होता है, स्कैटरिंग एनर्जी डिफरेंट डायरेक्शन में ही स्प्रेड हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ने के साथ एटेन्यूएशन बढ़ेगा, ये याद रखना। और पेनिट्रेशन फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, पेनिट्रेशन कम होगा, एटेन्यूएशन बढ़ेगा, एटेन्यूएशन मतलब अकॉस्टिक एनर्जी का लॉस बढ़ेगा। रेजोनेंस क्या होता है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेशन एनहेंसमेंट। कैविटेशन साउंड फील्ड के अफेक्ट से बबल्स का फॉर्मेशन जो होगा उसे कहते हैं कैविटेशन अफेक्ट। डॉपलर शिफ्ट होता है मूवी रिफ्लेक्टर की वजह से जो फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉपलर अल्ट्रासाउंड इज प्राइमरीली यूज्ड इन क्लिनिकल इमेजिंग टू इवैल्यूएट। जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड हम यूज़ कर रहे हैं क्लिनिकल इमेजिंग के अंदर क्या इवैल्यूएट करने के लिए, टिश्यू डेंसिटी, ब्लड फ्लो वेलोसिटी एंड डायरेक्शन,
बोन मिनरल डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ मसल। तो डॉपलर इफेक्ट में मूविंग ब्लड सेल्स की वजह से रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड की फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, इससे हम असेस कर सकते हैं ब्लड फ्लो डायरेक्शन एंड ब्लड फ्लो वेलोसिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन रेडियो आइसोटोप यूज्ड इन डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैनिंग, दैट इज स्पेक्ट। स्पेक्ट के अंदर जो मोस्ट कॉमन रेडियो आइसोटोप हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आयोडीन 131, टेक्नीशियम 99M, फ्लोरीन 18 या कोबाल्ट 60। तो जो टेक्नीशियम 99M है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज रेडियो न्यूक्लाइड्स इन डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर मेडिसिन, ठीक है, जिसकी हाफ लाइफ है 6 आवर, गामा इमिशन सुटेबल फॉर इमेजिंग, कन्वीनियंट फोटोन एनर्जी दैट इज़ 140 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो इसको हम यूज़ करते हैं स्पेक्ट के अंदर। फ्लोरीन 18 की अगर मैं बात करूँ तो ये मेजर पेट रेडियो न्यूक्लाइड है, ठीक है, इट इज़ अ रेडियो न्यूक्लाइड जो कि हम पेट पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी के अंदर करते हैं, और सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसके अंदर गामा कैमरास वगैरह यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर जो रेडियो आइसोटोप है वो कौन सा, टेक्नीशियम 99M, हाफ लाइफ है इसके 6 आवर्स, जो रहती है 140 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Positron emission tomography scanning most commonly utilizes which radio tracer to map glucose metabolisms? Fluorodeoxyglucose, that is 18F-FDG, technetium pertechnetate, iodine 123 या gallium 67, 18FDG, ठीक है, it behaves similarly to glucose. Cells take up FDG, especially tissues with high glucose metabolism. After uptake 18F undergoes positron decay. The positron eventually annihilates with an electron, producing two 511 kilo electron photons traveling approximately in opposite direction. Common uses हो जाते हैं इसके ऑन्कोलॉजी में, ब्रेन मेटाबॉलिज्म, कार्डियक वायबिलिटी या मेटाबॉलिज्म देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फिजिकल हाफ लाइफ ऑफ टेक्नीशियम 99M। तो टेक्नीशियम 99M की मैंने बता दी थी, फिजिकल हाफ लाइफ ऊपर ही 6 आवर्स और अप्रॉक्सीमेटली 140 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गामा फोटोन्स विच आर वेल सूटेड फॉर गामा कैमरा इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फिजिकल हाफ लाइफ ऑफ फ्लोरीन 18। तो फ्लोरीन 18 की हाफ लाइफ कितनी होती है, 109.7 मिनट्स होती है एग्जैक्ट, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली कर देते हैं 110 मिनट्स, which is widely used in PET. Next question है PET scanners detect gamma ray photon pairs emitted simultaneously at an angle of। PET स्कैनर जो डिटेक्ट कर रहे हैं गामा रे फोटोन पेयर को, वो इमिट हो रहे हैं साइमल्टेनियसली कितने एंगल पे, 45, 90, 180, 360। पैट में पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ एनिलेट करता है, दो 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन्स अप्रॉक्सीमेटली अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, तो दैट इज 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ एनिलेशन फोटोन डिटेक्टेड इन पेट इमेजिंग। तो मैंने बताया भाई ऊपर ही 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन न्यूक्लियर मेडिसिन गामा कैमरा डिटेक्टर्स यूटिलाइज क्रिस्टल मेड ऑफ। न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर जो गामा कैमरा डिटेक्टर्स हैं वो यूटिलाइज करते हैं क्रिस्टल को, किसके बने हुए होते हैं, बेरियम फ्लोरोहेलाइड, सोडियम आयोडाइड डॉप्ड विथ हीलियम, कैल्शियम टंगस्टेट या सेलेनियम। तो ट्रेडिशनल गामा कैमरा सिंटिलेशन क्रिस्टल यूज़ करता है, दैट इज थेलियम डॉप्ड सोडियम आयोडाइड, ठीक है। गामा फोटोन क्रिस्टल में इंटरैक्ट करता है, सिंटिलेशन लाइट प्रोड्यूस करता है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब डिटेक्ट द लाइट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम आयोडाइड डॉप्ड विथ थैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एक्टिव फॉस्फोरेसेंट मटेरियल कॉमनली यूज्ड इन ट्रेडिशनल सीआर इमेजिंग प्लेट्स। कौन सा एक्टिव फॉस्फोर मटेरियल हम यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल सीआर इमेजिंग प्लेट्स के अंदर, कैल्शियम टंगस्टेट, बेरियम फ्लोरोहेलाइड डोप्ड विथ यूरोपियम, सिल्वर हेलाइड या सीजियम आयोडाइड। तो देखो सीआर इमेजिंग प्लेट यूज़ करती है फोटोस्ट्रीमेबल फॉस्फर, पीएसपी, कॉमन मटेरियल बेरियम फ्लोरोहेलाइड डोप्ड विथ यूरोपियम, ठीक है। एक्सरे एक्सपोजर से लेटेंट इमेज क्रिएट हो जाएगी बाय स्टोरिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रैप। उसके बाद जो लेज़र स्टिमुलेशन होगा जब हम उसको सीआर रीडर में डालेंगे, इट रिलीजेस दिस स्टोर्ड एनर्जी एज लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सीआर सिस्टम द लेटेंट इमेज स्टोर्ड इन द फोटोस्ट्रीमेबल फॉस्फर प्लेट इज रिलीज्ड एज विजिबल लाइट यूजिंग अ हाई इंटेंसिटी अल्ट्रावायलेट लैम्प, रेड हीलियम नियॉन और डायोड लेजर बीम, इंफ्रारेड हीटिंग एलिमेंट या एक्सरे बीम। तो सीआर इमेजिंग प्लेट में जो फोटोस्ट्रीमेबल फॉस्फर एक्सरे एक्सपोजर के बाद एनर्जी को ट्रैप्ड स्टेट में स्टोर करता है, इससे लेटेंट इमेज बढ़ती है। तो इमेज रीडर में प्लेट को रेड लेजर लाइट से स्कैन किया जाता है, तो स्टोर्ड एनर्जी, विजिबल ब्लू वायलेट लाइट, फोटो डिटेक्टर एंड देन डिजिटल इमेज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट कन्वर्जन फ्लैट पैनल डिटेक्टर यूज इन डिजिटल रेडियोग्राफी कन्वर्ट एक्सरेज डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल चार्ज यूजिंग। जो डायरेक्ट कन्वर्जन फ्लैट पैनल डिटेक्टर जिसके अंदर एक्सरे डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल चार्ज में बदल रहे हैं वो क्या यूज़ कर रहा है? इनमें से अमॉर्फस सेलेनियम, अमॉर्फस सिलिकॉन, सीजियम आयोडाइड, गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड। तो इसमें क्या होगा? अमॉर्फस सेलेनियम यूज़ करता है डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी। नेक्स्ट है जो इनडायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स टिपिकली यूज अ स्किंटिलेटर मेड ऑफ इनडायरेक्ट कन्वर्जन। ठीक है, इनडायरेक्ट कन्वर्जन का मतलब क्या हो गया कि पहले वो एक्सरे स्किंटिलेटर पे जाएगा, लाइट में बदल रहा है, फोटोडायोड, इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड देन इमेज। तो इनडायरेक्ट में एक्सरे पहले लाइट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके अंदर क्या यूज़ होता है? अमॉर्फस सेलेनियम, सीजियम आयोडाइड और गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड, लेड ऑक्साइड या जिंक कैडमियम सल्फाइड। तो सीजियम आयोडाइड या फिर गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रेडिशनल डार्क रूम प्रोसेसिंग द प्राइमरी केमिकल एजेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग एक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल टू मेटेलिक सिल्वर। ट्रेडिशनल डार्क रूम प्रोसेसिंग के अंदर जो एक्सपोज सिल्वर हैलाइड मेटेलिक सिल्वर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए कौन सा केमिकल एजेंट रिस्पॉन्सिबल है? फिक्सिंग एजेंट दैट इज अमोनियम थायोसल्फेट, डेवलपिंग एजेंट दैट इज हाइड्रोक्विनोन मेटल, स्ट्रॉप बाथ एसिटिक एसिड या फिर हार्डनर पोटेशियम एलम। तो देखो 5 स्टेप होते हैं डार्क रूम के अंदर। जो सबसे पहला होता है डेवलपिंग, देन रिंजिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग, ड्राइंग। अगर मैं बात करूँ मैनुअल फिल्म की तो ये 5 हो जाएंगे, और अगर मैं बात करूँ ऑटोमेटिक के अंदर तो ऑटोमेटिक के अंदर रिंजिंग वाला चला जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिक प्रोसेसर जो मशीन है उसके रोलर्स वो स्क्वीज अप कर लेते हैं, तो स्क्वीज कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा डेवलपर होता है, तो रिंजिंग वाला स्टेप चला जाता है। ठीक है, तो डेवलपर क्या करता है? डेवलपर करता है एक्सपोज सिल्वर हैलाइड के साथ डील, एक्सपोज सिल्वर हैलाइड को मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, जो कि हाइड्रोक्विनोन मेटोल हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो रिंसिंग है उसने एक्सेसिव डेवलपर को हटा दिया। उसके बाद हम जाते हैं फिक्सिंग पे, जो क्या करता है? अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड को हटा देता है। ठीक है भाई, अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड का काम ही नहीं होता, इमेज ख़राब करेंगे, तो उसको हटा दिया। उसके बाद वॉश किया, एक्सेसिव फिक्सर हट गया। ठीक है, और डेवलपर जो है वो रिंजिंग के अंदर क्या होता है? 1% एसिटिक एसिड भी होता है, जो कि फिल्म को फिर से न्यूट्रल बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सेफ लाइट फिल्टर लाइट स्पेक्ट्रम इज जनरली रिकमेंडेड फॉर प्रोसेसिंग ग्रीन सेंसिटिव रेडियोग्राफिक फिल्म। कौन सी सेफ लाइट फिल्टर हम प्रेफर करेंगे जब हमें ग्रीन सेंसिटिव रेडियोग्राफिक फिल्म को प्रोसेस करना है? ब्राइट येलो फिल्टर, डार्क रेड फिल्टर लाइक कोडेक फिल्म्स में जो यूज़ होता है, ब्लू फिल्टर या वाइट फिल्टर? तो डार्क रेड वाइट फिल्टर। फिल्म को डार्क रूम में प्रोसेस करते वक्त सेफ लाइट यूज़ होती है, तो टू प्रिवेंट अनवांटेड एक्सपोजर। तो ग्रीन सेंसिटिव रेडियोग्राफिक फिल्म्स के लिए हम रेड सेफ लाइट यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं। सेफ लाइट का जो वेवलेंथ इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जो सेफ लाइट का वेवलेंथ है वो फिल्म की स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी से आउटसाइड होनी चाहिए। ठीक है, द टर्म पैक्स इन डिजिटल रेडियोग्राफी स्टैंडर्ड्स स्टैंड फॉर। पैक्स का पूरा नाम क्या है? दैट इज पिक्चर अर्चिविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। दैट तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लेस पेन पेपर मोड जो होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, कि सब कुछ डिजिटली हो रहा है। डाइकोम स्टैंड फॉर, डाइकोम क्या होता है भाई? स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल इमेजिंग इंफॉर्मेशन इन कम्युनिकेशन। तो डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये इट अलाउस इमेजिंग इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स टू एक्सचेंज इमेज, पेशेंट इंफॉर्मेशन, इमेजिंग डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग विंडो विथ कंट्रोल। विंडो विथ क्या कंट्रोल करता है? ब्राइटनेस, डेंसिटी, कॉन्ट्रास्ट, स्पेक्चर रिजोल्यूशन या ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन। तो विंडो विथ की अगर मैं बात करूँ, विंडो विथ डिटरमाइंस द रेंज ऑफ सिटी नंबर्स डिस्प्लेड, प्राइमरीली कंट्रोल्स इमेज कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, अगर नैरो विंडो विथ है, ठीक है, तो स्मॉल रेंज ऑफ HU डिस्प्लेड, नैरो विंडो विथ है तो हाइयर कॉन्ट्रास्ट, और अगर वाइड विंडो विथ है तो लोअर कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डिजिटल प्रोसेसिंग विंडो लेवल कंट्रोल्स इमेज। तो विंडो लेवल की अगर मैं बात करूँ, इट रिप्रेजेंट द सेंटर हॉन्सफील्ड यूनिट ऑफ द डिस्प्लेस विंडो। तो इट प्राइमरी डिटरमाइन इमेज ब्राइटनेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी।
तो विंडो विथ कॉन्ट्रास्ट, विंडो लेवल, ब्राइटनेस। ठीक है, क्लियर है। आई होप कि इस क्लास के 100 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी हो। क्लास का जो भी फीडबैक है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्लास अच्छी लगी है तो भी मुझे आप बताइएगा, जिससे आगे मैं और क्लासेस लेके आ सकूं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। और एस्पायरेंट से जुड़ना बिल्कुल, अपना एस्पायरेंट्स ऐप से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ लेट मी नो योर फीडबैक अबाउट द क्लास इन द कमेंट सेक्शन। और आपके कोई डाउट है वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो क्लास है, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे कि हो गया हमारा DSSS जो कि 2 सितंबर को है, GSSB जो कि आई गेस 30 अगस्त को है, और एक जो जम्मू कश्मीर वाला, तीनों ही स्टेट गवर्नमेंट या जो भी आपका अपकमिंग रेडियोग्राफर के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए आई गेस अच्छे क्वेश्चन है जो कि आपका प्राइमरी रिवीजन करवा देंगे। जो 100 MCQs है वो आई ट्राइड की पूरे होल सिलेबस को कवर करे। जैसा भी है क्लासेस आपको ऐसी और चाहिए मैराथन क्लास तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।